मैं डॉक्टर BC तिवारी, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कपकोट, BA 6 सेमेस्टर इतिहास के विद्यार्थियों के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम पर ये नोट्स दे रहा हूँ। 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ने अंग्रेज़ों की आंखें खोलने का कार्य किया। उनकी यह धारणा थी कि भारत में कभी भी राष्ट्रवादी भावनाएं जन्म नहीं ले सकती, अतः भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन कभी नहीं हो सकता। यह भ्रामक प्रमाणित हुई। भारत को अपने हाथ से निकलने से बचाने के उद्देश्य से ही अंग्रेज़ों ने 1858 ईस्वी का कानून पास किया और भारत को अपने हाथ में ले लिया। 1858 ईस्वी के अधिनियम से एक नवीन युग का आविर्भाव हुआ, किंतु यह अधिनियम एक स्थायी एवं सुदृढ़ शासन की भारत में स्थापना न कर सका। इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात भी भारतीय शासन पद्धति में अनेक दोष विद्यमान थे, जिनका निवारण किया जाना आवश्यक था। इनमें से प्रमुख दोष निम्नलिखित हैं। पहला, 1858 के अधिनियम द्वारा इंग्लैंड से होने वाले निर्देशन व आदेशों में ही परिवर्तन हुआ। इस अधिनियम का भारतीय प्रशासनिक प्रणाली पर विशेष प्रभाव न पड़ा, अतः भारतीय असंतुष्ट थे, सुधार करना चाहते थे। दूसरा, 1857 ईस्वी की क्रांति ने स्पष्ट कर दिया था कि भारतीय संवैधानिक प्रणाली से भी असंतुष्ट न थे तथा उनमें संशोधन चाहते थे। भारतीय संविधान सभा में सदस्य बनना चाहते थे ताकि भारतीय संवैधानिक प्रगति के लिए वे प्रयत्न कर सकें, किंतु 1858 ईस्वी के अधिनियम द्वारा भारतीयों को यह अधिकार प्रदान नहीं किया गया। 1858 ईस्वी में यह मामला इंग्लैंड की संसद में उठाया गया, किंतु ग्लैडस्टन ने कहा, जब भारत का एक बड़ा भाग अभी भी अंग्रेजों का विरोध कर रहा है तो ऐसे में भारतीयों को प्रतिनिधित्व प्रदान करना उचित नहीं है। ऐसा करने से इनकार कर दिया गया। दूसरी तरफ सैयद अहमद खां का कहना था कि यदि काउंसिलिंग में एक भी हिंदुस्तानी सदस्य होता तो जनता कभी भी हथियार उठाने की गलती नहीं करती। इस समय तक अनेक अंग्रेज भी यह मानने लगे थे कि भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया जाना आवश्यक है। तीसरा है, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा शक्ति के केंद्रीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जो 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा पूर्ण हुई। यद्यपि ऐसा इसीलिए किया गया था ताकि ब्रिटिश भारत में एक समान नियम लागू हो सके, किंतु शीघ्र ही इस व्यवस्था के दोष सामने आने लगे। इस व्यवस्था में भी अनेक दोष विद्यमान थे। इस व्यवस्था से प्रांतीय सरकारें यह अनुभव करने लगीं जैसे वह बंगाल की काउंसिल के अधीन हो गई हों, अतः वे निरंतर शिकायतें कर रही थीं। गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग अत्यंत शक्तिशाली हो गई, यहाँ तक कि अनेक बार वह गवर्नर जनरल का आदेश मानने से इनकार कर देती थी। इस कारण इसे मिनी संसद भी कहा जाता था। सी है, मिनी संसद ऐसे नियम बनाने में असफल रही थी जो सभी प्रांतों की आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ हो। उपरोक्त परिस्थितियों के कारण भारत की स्थिति अत्यंत खराब थी। इस कारण भारत सचिव चार्ल्स वुड ने संसद में कहा था, भारत में बढ़ती हुई परेशानियों के प्रति आंखें बंद रखना हमारी मूर्खता होगी, इसीलिए हमें अपनी सभी संस्थाओं को शीघ्र ही अच्छी स्थिति में लाने का प्रयास करना चाहिए। 1860 ईस्वी में भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने भारत सचिव को एक पत्र लिखकर भारतीय समस्याओं से अवगत कराया तथा इसी पत्र में भारतीय समस्याओं को सुलझाने के लिए अनेक सुझाव भी दिए। इन्हीं सुझावों के आधार पर भारत सचिव ने एक विधेयक तैयार किया और 6 जून 1861 को संसद में इसे प्रस्तुत किया, जो पारित होने के पश्चात 1861 का भारतीय अधिनियम कहलाया गया। धाराएं। पहला, वायसराय की कार्यकारिणी सभा के सदस्यों में एक सदस्य की वृद्धि की गई।
इस प्रकार अब कार्यकारिणी सभा में कुल 5 सदस्य हो गए थे। दूसरा, कानून बनाने के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। इस काउंसिल में अब कम से कम 6 व अधिक से अधिक बार सदस्य बढ़ाए जा सकते थे। इन अतिरिक्त सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष था तथा ये सदस्य वायसराय द्वारा नियुक्त किए जाते थे, जिनमें भारतीय सदस्य भी हो सकते थे। तीसरा, भारत मंत्री कमांडर इन चीफ को इस लेजिस्लेटिव काउंसिल का विशेष सदस्य नियुक्त कर सकते थे। चौथा है, गवर्नर जनरल को नियम बनाने व आदेश देने का अधिकार मिला। अपनी अनुपस्थिति में वह काउंसिल के किसी भी सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता था। गवर्नर जनरल को कार्य विभाजन का अधिकार भी प्रदान किया गया था। इस प्रकार विभाग प्रणाली का जन्म हुआ, जो आज भी विद्यमान है। वायसराय अकेला कानून नहीं बना सकता था। पांचवा है, लेजिस्लेटिव काउंसिल का कार्य केवल कानून बनाना था, वह कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। गवर्नर जनरल काउंसिल के किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकता था तथा उसे अध्यादेश जारी करने का अधिकार भी था। छठा है, प्रत्येक प्रांत के गवर्नर को यह अधिकार प्रदान किया गया था कि वो अपनी परिषद में कम से कम 4 व अधिक से अधिक 8 सदस्यों को नियुक्त कर सकता। परिषद का कार्य मुख्यतः प्रांत के लिए कानून बनाना था, किंतु अंतिम स्वीकृति वायसराय को ही थी। सातवां है, वायसराय किसी भी प्रांत का विभाजन कर सकता था तथा उसकी सीमाएं घटा अथवा बढ़ा सकता था। आठवां है, कुछ विशेष विभागों सार्वजनिक ऋण, अर्थ, मुद्रा, डाकखाने तथा धर्म इत्यादि कुछ विषयों के अतिरिक्त अन्य विषयों में केंद्रीय अथवा प्रांतीय का भेदभाव नहीं किया गया। इसका महत्व 1861 ईस्वी का भारतीय काउंसिल अधिनियम कुछ दृष्टिकोणों से अत्यंत महत्वपूर्ण था। इस अधिनियम की सर्वप्रमुख विशेषता यह थी कि इसने भारतीयों को भी सार्वजनिक कार्यों में भागीदार बनाया। इसके अतिरिक्त विभाग प्रणाली के लागू किए जाने से भी प्रशासनिक क्षमता को भी बढ़ावा इस अधिनियम के द्वारा ही प्रांतों को अपने प्रांतों से संबंधित कानून बनाने का अधिकार दिया गया। अनेक विद्वानों ने इस अधिनियम की प्रशंसा की है। भारतीयों को परिषद में सदस्यता प्रदान करके और कानून संबंधी शक्तियां देकर भारतीयकरण और विकेंद्रीकरण की ऐसी स्थिति का श्रीगणेश हुआ जो आगे चलकर स्वायत्त शासन का आधार बनी। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने लिखा, यह अधिनियम भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं का तथा व्यवस्था बनाने के कार्यों के विभाजन का प्रारंभ किए जाने के कारण संवैधानिक इतिहास में विशेष महत्व रखता है। इसी प्रकार गुरमुख निहाल सिंह ने भी इस अधिनियम की बड़ी प्रशंसा की है। इस अधिनियम की आलोचना भी की गई। उपरोक्त विशेषताओं के पश्चात भी भारतीय इस अधिनियम से संतुष्ट नहीं थे। भारतीयों की आशाओं और अपेक्षाओं की यह अधिनियम पूर्ण न कर सका। इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त विधायी सुविधाएं केवल छाया मात्र ही थीं। इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को लेजिस्लेटिव काउंसिल का सदस्य बनाया गया, किंतु वायसराय केवल राजा, नवाब तथा अन्य धनी व्यक्तियों को ही काउंसिल का सदस्य मनोनीत करते थे, जिन्हें स्वयं भारतीयों की समस्याओं के विषय में विशेष जानकारी नहीं थी और न ही वह भारतीयों के हित में बोलते थे। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को अत्यधिक शक्तियां दी गई थी, जिससे वह शक्तिमान बन गया था। इस प्रकार इस अधिनियम से भारतीयों को विशेष लाभ न हुआ तथा वे और अधिकारों के लिए संघर्ष करने लगे।